हेलो दोस्तों, मैं सालू आप सबका स्वागत करती हूँ बीएचयू वाले दी हिस्टोरिका पे। पिछली बार आपने हमारे चैनल पे टॉपर स्टॉक की एक सीरीज देखी होगी। इस बार भी हम टॉपर स्टॉक की एक धमाकेदार सीरीज लेके आ रहे हैं। आप बहुत सारे टॉपर से मिलिएगा और जानिएगा उनकी रणनीति, उनकी पढ़ाई, उनके स्कोर के बारे में, ताकि आप भी अपनी रणनीति बना सके अगले एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं। तो ये हैं AISC के टॉपर। तो इनसे बात करते हैं कि इनका स्कोर क्या था, इनका नाम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। दीपक कुमार द्विवेदी। दीपक आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज से। अच्छा, आपका यहाँ अपने AISC से ही तो एग्जाम दिया होगा। जी जी। तो आपका कितना स्कोर है? मेरा 192 है। 192। और यहाँ पे मतलब टॉपर्स के कितने स्कोर थे? टॉपर्स के 254 थे, जिनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। अच्छा और अच्छा उसके बाद सेकंड 245 दो लोगों के थे, तो वो लोग DU चले गए हैं। अच्छा। फिर उसके बाद 212 जो यहाँ पर जो फर्स्ट एडिशन हो रहा है मेन कैंपस का, वो 212 है, 212। अच्छा 212, इस बार 212 रहा। 213 212 आपका नाम? मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आपका कितना नंबर है? मेरा 213 नंबर है। अच्छा, आपका नाम? शिवम राठौर है। और आपका कितना नंबर है? 209 नंबर। 209 नंबर। आपका नाम? मेरा नाम वर्तिका मौर्य है। मेरा 180 है। 180। आपका? मेरा शांतनु कुमार। अच्छा दिख जाए। हाँ, मेरा 195। 195। प्रखर कांत तिवारी और मेरे 210 नंबर। किरण कुमारी 102। 102। और भी कोई है? हाँ। अस्मिता गोस्वामी 176। तो सबका नंबर हम लोग जान लिए कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितने नंबर आपको स्कोर करने होंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले इन लोगों से बात करते हैं कि इनकी रणनीति क्या रही। ये आप लोग कौन बताएगा कि जो तैयारी करने के टाइम हम लोग जब तैयारी शुरू करते तो सबसे पहले आपने कौन सा बुक उठाया? देखिए, यहाँ पर जो है बुक उठाने वाली बात नहीं है। यदि आप स्टार्टिंग से ही इस विषय को अपने फर्स्ट सेमेस्टर से अच्छे से पढ़े हैं, तब तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम किसी में भी नहीं होगा। और रही बात बुक उठाने की, तो अलग से आप अगर इसके लिए बुक देखना चाहते हैं, तो फिर आप सौरभ चौबे जी की पुस्तक देख सकते हैं, केसी श्रीवास्तव जी नॉर्मल हैं, और पूर्वावलोकन की भी देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपने स्टार्टिंग से बढ़िया मेहनत किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। बाकी ये पुस्तकें भी आप देख सकते हैं, और हम लोगों ने यही पुस्तकें देखी थी लास्ट टाइम में। आपने बात की कि फर्स्ट ईयर से, अगर जो बच्चा फर्स्ट ईयर जैसे कहीं और से आ रहा है कि आप लोग कहाँ से? यहाँ FMC से हैं? जी जी। ये लोग BHU से ही हैं सारे लोग। हाँ। इन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन BHU से ही किया, लेकिन जो BHU के बाहर से आ रहे हैं तो उनके लिए जो उनका अलग हो जाएगा टॉपिक, तो उनके लिए क्या आइडिया, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनके लिए यही जो पुस्तक बताया हूँ, ये पढ़ लें। अच्छा। बाकी ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसका पेपर के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से अगर इंसिडेंट देख रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड रहता है। थोड़ा-सा घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और इस बार कट ऑफ आप देख ही रही हैं, कितना लो जा रहा है। हाई लो इसका तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अब इसमें। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर जो आए थे वो कितने काम आए? प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो मतलब अभी इस बार के पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो पीछे के हिसाब से अगर देखें तो वो मतलब अगर हम फोकस करके देखें तो काम नहीं आएंगे ऐसे अगर देखें तो। लेकिन अगर हो सकता है कभी कभी पेपर का पैटर्न अचानक को चेंज करता है, जैसे इस बार UPSC में भी चेंज किया तो प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर काम नहीं आते। लेकिन एक मोटा मोटा तैयारी करने का हमें ये मालूम हो जाता है कि हमें जैसे नोट्स भी बनाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है किन पॉइंट्स को लिखना है। ऐसे तो बहुत सी इतिहास है तो बहुत बड़ा है, तो उसमें हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं कि किन चीज़ों को लिखना है, किन चीज़ों को छोड़ना है और कैसे प्रिपरेशन करना है और उसको कैसे अपने माइंड में सेट करना है। शुरू से ही हम याद करने लगेंगे तो सारी चीज़ें हम याद नहीं कर पाएँगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या है कि एक मॉडल तैयार हो जाता है हमें कि कैसे हमें करना है आगे चल के तैयारी। अगर पिछले साल की बात करें तो 300 प्लस टॉपर्स के नंबर थे, लेकिन इस बार 200 प्लस कुछ आए हैं। तो मतलब पिछले साल से कितनी कठिन थी क्वेश्चन पेपर? पिछली बार जो पेपर थे मतलब उसमें सीधा ऑब्जेक्ट आता था, इसमें सीधा एक टिक कर देते थे। इस बार उसका पैटर्न मतलब पेपर ऑब्जेक्टिव ही था, लेकिन उसका पैटर्न बदल गया था। पता चले कि उसके 2 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन सही है, लास्ट वाला है, इनमें से कोई नहीं है। मतलब पेपर था ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसमें सब्जेक्टिव की तरह उसमें क्वेश्चंस थे। अच्छा, सब्जेक्टिव। हाँ, लेकिन कुछ था बोलना चाहिएगा objective। क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को? क्वेश्चंस देखिए, वो बहुत ज़्यादा वही क्वेश्चंस पूछे गए थे जो जनरली पूछे जाते हैं, बस घुमा-फिरा कर पूछा गया था अच्छा। इस बार, बस यही था। और मैं चाहूँगा कि आप ये बढ़िया से बता दीजिए आप। कोई और क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा की क्वेश्चन जानना चाहेंगे सब लोग। हम बताना चाहते हैं कि जो ऊपर से लोग मोटी मोटा पढ़ते हैं उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ। गंभीरता से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अचानक इस पर हम लोग देख रहे हैं जो पेपर का पैटर्न है पूरा चेंज हो गया और हम लोग को इस बार इतना दिक्कत हो रहा था।
तो यही है कि बस गंभीरता से पढ़े और सब फैक्ट याद करें। अगर पेपर कठिन आएगी तो सबके लिए कठिन आएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि स्कोर कितना गया है। पेपर 2 पैटर्न में मतलब होता है, जैसे 2 भाग होता है, डोमेन और जनरल। तो डोमेन में कितना आया और जनरल में कितना आया, किसी को कोई बता सकता है? हम लोग मेनली फोकस तो डोमेन पर ही किए थे। हाँ। तो बनी बात है कि उस पर तो ज़्यादा ही रहेगा हम लोगों का। तो उसमें ही ज़्यादा मार्क्स आए और सभी के ज़्यादा मार्क्स उसी में आए हैं। और ये 25 क्वेश्चंस का था, तो इसमें नॉर्मल मार्क्स हम लोग पाए हैं, जो कि जनरल जाते थे। तो जनरल वाला करना मतलब जनरल की तैयारी करना कंपलसरी है कि नहीं? बहुत हल्का तैयारी कर लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी उसका वो नहीं करना है। जनरल में इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। डोमेन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और उसको नॉर्मल, अगर आपने एंट्रेंस दिया था ग्रेजुएशन का, बीए किए थे, तो और यहाँ भी तो नॉर्मल थोड़ा बहुत देख लीजिए। रीजनिंग, बहुत नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाती है, नॉर्मल मैथ रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत। आप बताइए। हाँ, यही मतलब ज़्यादा इसके लिए प्रेशर लेना नहीं है, बस आप अगर पहले पढ़े हैं वही अच्छा है। हाँ। एक्स्ट्रा इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरी नहीं, हल्का-हल्का ऊपर से बस देख लीजिए। जनरल के लिए? हाँ। आपको डोमेन में कितना आया था? डोमेन में मेरे 155 थे। और जनरल में ये बात रहती है कि जो प्रश्न आते हैं वो आमतौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो सामान्यतः वो हाँ। उसकी तैयारी स्वतः हो जाती है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं रहती। डोमेन को लेकर तैयारी करेंगे तो कोई भी एक अच्छी पुस्तक उठा लीजिए और उसके अपना आधार मजबूत करते चलिए, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ था तो हमने उसमें देखा था कि जो प्रश्न आ रहे थे उनमें बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनको हल करने के लिए थर्ड सेंस चाहिए, और वो तब बनती है जब आपके पास पहले से आधार मजबूत हो। तो जो पहले से ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो अगर अच्छे से किए हैं तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। अगर नहीं भी कर पाए हैं तो अंतिम समय में कोई एक पुस्तक उठा देंगे। केसी श्रीवास्तव ले लीजिए, मैंने उन्हीं की उठाई थी पुस्तक। तो कोई भी पुस्तक एक उठा लेंगे, उस पे आधार तय करिए, और फिर वही ना, अगर प्रश्न पत्र चेंज भी होता है तो जो थर्ड सेंस है इतिहास की, आप उसको लगाइए और आराम से हल कर लेंगे। ये सब तो बात हो गई इन लोगों की तैयारी, प्रिपरेशन, डोमेन, ये आपके लिए था। अब इन लोगों के बारे में जान लेते हैं कि इन लोगों ने क्या रणनीति अपनाई थी, कैसे तैयारी की, कैसे मोटिवेट रखा अपने अपने आप को, कैसे एग्जामिनेशन के साथ, मतलब ग्रेजुएशन में एग्जामिनेशन थे उसके साथ साथ प्रिपरेशन किया, ये सब के बारे में कौन बताना चाहेगा आप लोगों में से कोई? जी। ऐसा मानना है कि अगर हम लोग को इसका तैयारी करना है तो जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी दौरान करना चाहिए। जो हम लोग का लीव होता है इतने दिन में नहीं करना चाहिए, पहले से ही करना चाहिए। तो हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहा था, लेकिन ऐसा रणनीति बनाए थे कि हम लोग पहले से तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग का एग्जाम होता था लेकिन हम समय निकाल कर पहले पढ़ते थे, बस यही रहता था और कुछ नहीं। रोज 3-4 घंटे देते थे, नोट्स बनाते थे, फिर हो जाता था आराम से। आप बोलना चाहेंगे कुछ? जी, पेपर के पहले अगर हम लोग के पेपर के टाइम हम लोग को बस 1 सप्ताह का टाइम मिला था। अगर 1 सप्ताह में अगर कोई करे, बच्चा प्रेशर से मर जाएगा कि इधर पेपर खत्म हुआ, उधर उसका। 1 सप्ताह में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप पहले से पेपर जब फॉर्म ही अप्लाई किए हैं, उससे पहले से भी आप 1-2 घंटे पढ़ दे दीजिए और जब आने वाला हो उस टाइम ज़्यादा उस पे फोकस कीजिए। आप लोगों में से कोई बताएगा क्या-क्या आप लोगों ने किया? देखिए, पेपर के किसी भी एग्ज़ाम को देने के मतलब उसकी जो आपने पूछा कि रणनीति क्या रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो 3 स्टेप्स में होती हैं। एक बुक्स आप कैसे चीज़ें कर रहे हो, दूसरी उसको पढ़ कैसे रहे हो, और तीसरी उसको आप अडॉप्ट कैसे कर रहे हो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि आपने दीपक जी से पूछा था बुक्स के बारे में, तो मुझे लगता है आपके पास एक रेफ़रेंस बुक होनी चाहिए, वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, वो सीयूईटी का हो, नेट का हो, किसी का भी लो, कि आपके पास एक रेफ़रेंस बुक होनी चाहिए, एक वन लाइनर बुक्स होनी चाहिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड आपके पास होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, प्रिपरेशन जैसा कि कहा कि 1-2 दिन में स्टार्ट नहीं होती है। प्रिपरेशन जो होती है वो काफ़ी लंबे समय से स्टार्ट होती है। बस ये है कि हम धीरे-धीरे तैयारी करते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जिसमें हम अधिक समय उसको देना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें, जब हम पहले एक रेफ़रेंस बुक से हम अपना एक मोटा-मोटा किसी भी टॉपिक के बारे में अपना बैकग्राउंड तैयार कर लें, उसके बाद फिर उसमें से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से देखें। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद देखना ज़रूरी है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब हमारे में क्या गलती है कि हमने उससे अभी तक क्या चीज़ नहीं निकाला उस पॉइंट से। तो इस चीज़ को देखना उनकी बहुत बातों में आप कोई सुधार करना चाहेगा? देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बातें बताई हैं। और हमें जो है कि जहाँ पढ़ रहे हैं उसको भी अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा दबाव नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन बिल्कुल टेंशन फ्री भी नहीं होना है। अच्छे से तैयारियाँ करनी है और अपना जहाँ है वहाँ भी पढ़ें, वो अच्छी अतिरिक्त तैयारियाँ भी कीजिए, ठीक रहेगा। और जो 3 साल हम लोग पढ़े, जो अभी पढ़ रहे थे 3 साल, तो वो कितना काम आया आपको?
वो 3 साल वाला मतलब उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है 3 साल में। अगर कोई 3 साल अच्छे से पढ़ा है, तो उसके बाद एक कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बुक उठा के भी पढ़ सकता है। उससे भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे। तो इस बार का एग्ज़ाम भी काफ़ी मतलब कॉन्सेप्चुअल था, जिसमें ऑब्जेक्ट आए थे, लेकिन उसमें मतलब डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा था। जिसकी वजह से मतलब ये पेपर का जो लेवल था, वो काफ़ी ऊपर चला गया है। इसीलिए थोड़ी कट ऑफ जो है, वो थोड़ी पहले की अपेक्षा थोड़ी कम गई है। क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा लेवल का था। एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कभी-कभी होता है एग्ज़ाम की तैयारी के समय हमें लगता है कि यार एग्ज़ाम एग्ज़ाम निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, तो इसमें आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके रखते अतिरिक्त मोटिवेशन की तो वो आवश्यकता नहीं पड़ती है, विषय भी उतना कठिन नहीं होता। हैं? और जिन विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है, वो इस समय भी 5वें या 6वें सेमेस्टर में होंगे, 5वें सेमेस्टर में होंगे। तो वो जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसी को अगर ध्यान से लगातार सही से करते रहेंगे, तो उनके जो सेमेस्टर चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, उसमें भी उन्हें लाभ मिलेगा और परीक्षा के साथ में तैयारी भी होती रहेगी। और एक आदत बनी रहती है ना, तो आखिरी में जाके फिर जब आपको एक साथ ही एक ही महीने में सब समाप्त नहीं करना रहता, तो ये मोटिवेशन वाली बात आती नहीं। जब लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी करने बैठते हो और फिर आप देखते हो कि आपने चीज़ों को पढ़ा नहीं है, बल्कि चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, तथ्यात्मक बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं और जब प्रश्न पत्र देख रहे हो तो उसमें विचारों के स्तर पर भी अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब समस्याएँ तब आती हैं कि जब आपने आखिरी मोमेंट पे तैयारी की हो। तो उसके लिए उससे बचने का तरीका ये है कि तैयारी समय से पहले करें, थोड़ा-थोड़ा करते रहें। तो जब तैयारी थोड़ी-थोड़ी समय लेके होती रहेगी, तो ये मोटिवेशन वाली समस्या कोई नहीं आएगी। पुस्तक सीमित रखें, स्रोत सीमित रखें और समझ बढ़ाएँ विषय की, क्योंकि ये विषय जो है आपका जो एआईएचसी विषय है, ये समझ को डिमांड करता है तक, क्योंकि अब जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं, वो भी ऐसे बन रहे हैं कि जो ये चेक करना चाहते हैं कि परीक्षार्थी कितना समझ रखता है विषय की। ये आप लोग कुछ बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ी हुई है, हाँ, तो उसके बारे में कौन बताएगा? इस बार काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। काफ़ी बच्चे जो कि ये योग्य थे। बात आप लोग अच्छे से सुन ले, आप लोग ये गलती ना दोहराएँ। और हम आप आपके चैनल से रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि आप आगे के बच्चों के लिए सब बातें ज़रूर बता दीजिएगा। और आप लोग बताते भी हैं, अच्छी जानकारियाँ देते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं बच्चों को कोड सेलेक्ट करने में। इस बार नियम ये आ गया है कि नियम हम लोगों का ये आ गया है कि हमें जो है नॉन सब्जेक्ट वाले भी बच्चे आ रहे हैं। जिनका ऑनर्स है वो तो आ ही रहे हैं। नॉन सब्जेक्ट वाली भी तो जो नॉन सब्जेक्ट हैं, वे भी जो जिनका जो ऑनर्स वाले बच्चे कोड भरते हैं 448 वही नॉन सब्जेक्ट वाले भी भर दिए। जिससे 200 यहाँ पर हमारे विभाग में 228 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इस केवल इसी गलती से। हमारे यहाँ जो टॉपर थे, उनका भी केवल यही कारण था कि उन्होंने कोड अपना गलत भरा हुआ था। इसको और और दूसरी बात ये है कि हम प्रेफ़रेंस जब चूज़ करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि डीएमसी को लोग पता नहीं क्या कारण होता है कि समझ नहीं पाते हैं, डीएमसी को सेकंड, थर्ड रख दे रहे हैं। जबकि सब कोई भी है, सब यही चाहता है कि हम मेन कैंपस में ही जाकर पढ़ें। वहाँ भी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। खुद हमारे क्लासमेट्स जो कि यहीं के विद्यार्थी थे, उनके साथ भी समस्याएँ हुई हैं और इस पर कोई भी सुधार संभव नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले से ही सतर्क रहकर अगर प्रेफ़रेंस भर रहे हैं, तो डीएमसी ही भरें। और कोड अच्छे से भरें, सब कुछ अच्छे से देख कर भरें, नहीं तो काफ़ी बच्चे जो कि योग्य थे, अच्छा खासा उनका मार्क्स आया था, या तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या तो उन्होंने प्रेफ़रेंस गलत चूज़ कर लिया, इस वजह से वो डीएवी या अदर एमपीजी वगैरह में चले गए हैं। तो नुकसान हुआ और काफ़ी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया और ना निकल पाएगा। ये तो भाई सब साहब बोलना चाह रहे हैं कि सावधान रहे, सतर्क रहे, नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इन्होंने जो मतलब इन्होंने ये कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण इस है। चीज़ के लिए मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि आप केवल ये नहीं कि आप केवल किताब खोलें और पढ़ते जाएँ, हो जाए बस एक बार किसी तरह एग्ज़ाम निकल गया, आप स्वतंत्र होके बैठ जाएँ, ऐसा हाँ, नहीं है। जिस दिन से आप मूड बना लें कि हाँ, मुझे इस मैं बीएचयू का किसी भी सब्जेक्ट का, ज़रूरी नहीं कि एआईएचसी का ही भरें, आप किसी भी डिपार्टमेंट का फॉर्म भर रहे हो अगर, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप पूरे आँख, कान सब कुछ खोल करके ये ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और हर एक चीज़ का अपने पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हमने ये किया था और ये नहीं हुआ। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो कहीं भी, बीएचयू में नहीं, बीएचयू में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एकेडमिक्स, लेकिन कहीं भी आपकी बातें ये चीज़ें नहीं सुनी जाएँगी। फर्स्ट थिंग, संभव सेकंड नहीं थिंग है। ये कि जैसा यो बार-बार कह रहे हैं कि एग्ज़ाम के समय प्रेशर आता है, तो प्रेशर को लेकर के मेरा एक वो रहता है कि सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि टाइम एडजस्टमेंट कैसे हो? जैसे मैंने रणनीति पे बोला था, तो उसपे आप पढ़िए ठीक है, लेकिन टाइम को एडजस्टमेंट कैसे करना है? हमारे जैसे हम अभी किसी न किसी जो भी बाहर से पढ़ रहा होगा, बाहर से जो यहाँ पढ़ रहा होगा यहाँ पे, क्लासेस लगातार करिए, रेगुलर करिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी डिग्री कॉलेज में ये इम्पोर्टेंट होता है कि उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज के टीचर्स कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप सीनियर से तालमेल रखिए। सेकंड थिंग ये मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप मतलब
तैयारी करो तो तैयारी को लेकर के इतना बर्डन नहीं कि बस पढ़ते हैं नहीं। आप ये देखिए, आप पढ़िए 3 घंटे, लेकिन आप पढ़ाई के मूड में रहिए 24 घंटे। क्या होता है उसका है कि अगर आपने किताब 3 घंटे पढ़ी है खोल करके, तो आप जैसे मैं एम्पायर पढ़ रहा हूँ, मॉडर्न एम्पायर पढ़ते समय ये मैं देखो कि जैसे वो खत्म हो गया है, तो उसके बाद हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, क्या ही पढ़े, मतलब मन में मेरे बहुत ज़्यादा उलझन आती है। तो मैं ये काम करता था कि यूट्यूब पे सीधे डालता था मॉडर्न एम्पायर एमसीक्यू, और जितने होते थे मुझसे सिंपल से सिंपल, मैं हाईजेस्ट में नहीं जाता था कि बहुत हाई लेवल के देखना शुरू करूँ, उससे प्रेशर अपने ऊपर बनता है, मुझसे बन नहीं रहा। आप लो से लो लेवल के कि अशोक कौन था, ऐसे करके क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन है, यार मैंने पढ़ा, अभी मुझसे हो गया। फिर धीरे-धीरे इंप्रूव करें, और चौबीसों घंटा आप, मुझे सबसे पढ़ने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके पे ध्यान दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग ज़्यादातर तैयारियाँ जब करते हैं तो केवल फैक्ट देखते हैं। हाँ, हाँ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर काफ़ी आए थे। कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना होगा हमें। इस सबसे बार इम्पोर्टेंट आपको बात यही है कि इस बार आपको कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना होगा। सब साथ में और ये बताइए कि आप लोगों का जब अब एडमिशन हो गया इतने सारी कठिनाइयों के बाद, तो अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप देख ही सकते हैं कुछ हाँ, तो बहुत बताइए सारे बच्चों का सबसे पहले गलत यहाँ हुआ से तो हम सब, बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ है, तो हम लोग का डर था कि होगा कि नहीं, कहीं हम लोग का भी कुछ गलत ना हो जाए। हाँ। लेकिन फाइनली अब सब कुछ हो गया है, तो अब बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग एफएमसी में थी, फिर डीएमसी में आ गई हैं। कैसा बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं, इसे छोड़कर जाने का तो मन ही नहीं करता है। तो ये मिल गया है तो खुशी तो एकदम लेवल पर है। लगा? आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत वापस आ गए। घर में आप लोग बता दिए कि आप लोगों का डीएमसी में हाँ, हाँ, एडमिशन हाँ। हो सब गया। घर वाले भी सब पसंद बहुत प्रसन्नता हुई। अब डीएमसी यहाँ मिलना, अब बीएचयू जैसी संस्था, सब सपना होता है हम लोगों का बचपन से कि हम बीएचयू जैसी संस्था में आए हैं, पढ़ें। हाँ, एक चीज़ और टेक्निकल पे जो बात है, क्योंकि मैं टेक्निकल का बहुत बड़ा मतलब फ़ॉल्ट मैं शिकार हूँ उसका, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल एक यूनिवर्सिटी का मत भरिए, बीएचयू का केवल मत भरिए, सीयूईटी का केवल ना भरिए, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अपने थ्रू कराती हैं, इंडिपेंडेंट कराती हैं, उनका भरिए। किसी भी फील्ड में एआईएससी में जैसे डेक्कन कॉलेज हो गया, केरला यूनिवर्सिटी हो गई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने लेवल पे कराती हैं। तो हम सबको उसमें भी देखना चाहिए। और पहली चीज़ बहुत सी होती है कि पेमेंट करने के बाद आपके पैसे वापस हो जाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उसको वापस करें। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है कि आप ये मत सोचिए मुझे तो बीएचयू पढ़ना है, मुझे तो बीएचयू पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितने आपके ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप मतलब उसके लिए हैं कि आपके पास सामर्थ्यवान है कि आप पे कर सकते हैं, तो उसके लिए पे करिए। आपको एडमिशन कैंसल कराना हो आप करा लीजिए, क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूँ। मैं जब यहाँ था, मेरे साथ जब टेक्निकल फॉल्ट्स हुए तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मतलब मेरा होगा कि नहीं, मुझे लग रहा था मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि मैं डेक्कन कॉलेज को पूरी तरह से नकार चुका था कि मुझे नहीं लेना वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब मैं और फिर मैं लौट के वहाँ जाऊँ तो वो मुझे दिक्कत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए कि बहुत सी चीज़ों को देखिए, और कॉन्सेप्चुअल ध्यान देने का, जैसे उन्होंने कहा कॉन्सेप्चुअल, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप, होता है ना, कमेंट्री वगैरह आती रहती है, डिस्कवरी वगैरह यूट्यूब चैनल्स पे चलती रहती है। फर्जी कहानियाँ जैसे मौर्यन एम्पायर का मैंने बात किया, तो मौर्यन एम्पायर की फर्जी कहानियों के बारे में सुनिए। उससे क्या होता है, उस चीज़ के बारे में आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है कि हाँ, ठीक है यार, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? इस तरह में आपको पढ़ने का थोड़ा-सा उसमें इंटरेस्ट बहुत जगेगा, और आसानी से सारी चीज़ें हो जाएगी। इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक की बात, लेकिन लोग अलग सोर्सेज़ किसी किसी के पास अभी बुक भी नहीं होगा, सौरभ श्रीवास्तव या कुछ भी कोई सा केसी श्रीवास्तव, इनके बारे में जानते भी नहीं हो। तो उन लोगों मतलब आप लोगों ने कैसा मतलब और जैसे और सोर्सेज़ मतलब और सोर्सेज़ जो होता है, जैसे कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो कौन-कौन से चैनल इस तरह से फ़ॉलो करके आप लोगों ने देखा? बहुत से मतलब चैनल्स तो ऐसे देखें तो सीयूईटी के बीएचयू के ही स्टूडेंट्स द्वारा चलाए गए बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें अपार कंटेंट है, लेकिन सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि हम कैसे कंटेंट उठा रहे हैं। फर्जी पढ़ने को तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, 24-24 घंटे पढ़ते हैं। मुझसे अधिक लोगों ने पढ़ा, जो टॉपर्स होंगे उनसे भी अधिक दोगुना किसी ने पढ़ा। लेकिन मैटर ये होता है कि क्वांटिटी पे मैटर ना होकर क्वालिटी पे मैटर होना चाहिए कि आपका कितना अच्छा क्वालिटी है उसकी। तो इसके लिए बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो जो फ़ॉलो किया था उसमें द हिस्टोरिका था, जिसमें आपको एक चीज़ उसमें वो अपने लेवल पे काम नहीं, मतलब जैसे स्टूडेंट्स उसमें नहीं पढ़ाते, उसमें हमारे डिपार्टमेंट के ही सर एक हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सत्यपाल यादव सर, जो उनके साथ मिलकर के बच्चों के हित में, मुझे लगता है कि उनका किसी भी चीज़ में एडमिशन, किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, इनफैक्ट उस कोचिंग से मैंने देखा, मुझे इस चीज़ का गिल्ट है कि मैं जेएनयू नहीं जा पाया कुछ कारणों से, लेकिन उस डिपार्टमेंट उनके मतलब इस मुहिम से बहुत से लोग जेएनयू, डीयू जिनका सपना था, और मतलब ऐसे नहीं तो अफोर्ड कर पाए कोचिंग का खर्चा या बुक्स की खर्चा, तो वो उस चीज़ को वो लोग अफोर्ड मतलब बहुत आसानी से कर चुके हैं।
और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे उस चीज़ का एक मुझे नहीं पता, सब लोगों को पता कि नहीं पता, क्विज का जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि पैसे से ही होता था। बहुत से होता है ऑफलाइन भी चलाते थे, बहुत से लोग होते थे मतलब पैसे से लेना चाहते, पैसे जिस लेवल के आप हो उस लेवल की चीज़ें वहाँ प्रोवाइड होती थी। और एक लोअर से लेकर के अपर तक का, मतलब आप ये सोचिए कि अब मैं बिगिनर हूँ और पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया कि प्रतिहार वंश का आर्थिक स्थिति बताइए, तो वो स्थिति मतलब उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं, एक लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है और धीरे-धीरे आप एक अंतिम जब आपका समय आता है। और आपका चैनल, मुझे लगता है कि मैं आज तक उससे जुड़ा हूँ। जैसे कल तक मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मेरा भी फी पेमेंट का एक प्रॉब्लम आ गया था, कल तक मैंने उस विष्णुकांत भैया और वसंत भैया से इनके पास पर्सनली मैसेज किया, और इन लोग को मतलब इन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, और तुरंत जहाँ से जो करना हो मुझसे मिले, डिपार्टमेंट में मिले, यहीं मिले थे कल। हर एक चीज़ मतलब हेल्पफुल पूरी तरीके से रहते हैं। तो मुझे लगता है आप और भी चैनल को फॉलो करिए, लेकिन हिस्टोरिका चैनल को मस्ट रूप से मतलब फॉलो करिए। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रहता है। इस बात को ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे चैनल हिस्टोरिका की बात करें, हमारे यहाँ फ्री क्यूज करवाई जाती है टेलीग्राम पे, तो आप लोग जुड़ जाएँ। और हमारे चैनल पे अभी आप नए हैं तो इसको चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगले साल के लिए। आप लोग बताइए। जी, इसी परिसर से 1 वर्ष पहले भी आपने टॉपर्स की टॉक करवाई थी, मुझे याद है। तो हाँ। वो वीडियो पहला वीडियो था जो मैंने हिस्टोरिका का देखा था। तो उ आज 1 साल बाद फिर वैसे ही टॉपर्स टॉक के लिए इकट्ठा हुए हैं, और मैंने नहीं सोचा था कि हिस्टोरिका की टीम भी ये उसको इंटरव्यू देने के लिए हम आएँगे, ऐसा कुछ रहेगा। तो एक तो वो पहला परिचय था, और उसके अतिरिक्त तैयारी तो ख़ैर जो स्रोत थे उन्हीं की से मैंने की थी। लेकिन हिस्टोरिका जो चैनल है हमारा, उससे जितनी भी अपडेट वगैरह मिलती थी, चाहे वो एनटीए की जितनी भी अपडेट्स आती थी, चाहे वो परीक्षा की जाए, और परीक्षा के बाद जितने भी घटनाक्रम हुए, सबकी डेट्स जो तुरंत अपडेट्स लेनी होती थी, तो उसके लिए मैं हिस्टोरिका को ही देखता था। और जैसे एक मित्र ने बताया कि विष्णुकांत जी हैं, तो उनसे उन्होंने काफ़ी सहायता की थी। जब मेरा परिणाम आया था तो मैंने उनको सूचित भी किया था, क्योंकि इस दौरान उन्होंने काफ़ी सहायता मेरी की थी। जब जो भी संशय रहता था उनसे पूछने पर उसके वो तत्काल सहायता करते थे। तो हिस्टोरिका ये कहना चाहेंगे कि इस मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और ये मेरी तरफ से मेरा। हिस्टोरिका अपडेट रहती है 24 घंटे और आपको भी अपडेट करते रहती है 24 घंटे। मैं तो हिस्टोरिका के बारे में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मतलब आप सभी लोगों, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं, जो भी हैं, तो उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि आप लोग एआईएससी में भी कुछ बड़ा काम करें। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करते हैं, लेकिन आप हिस्ट्री के साथ काम करते हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे ये कहने का मतलब है कि जैसे आप हिस्ट्री के लड़कों के लिए जो मुझे लगता है सारी सुविधाएँ हिस्ट्री के लड़कों, ये मेरी मतलब एक ये कह सकते हैं आप मतलब बहुत ज़्यादा हमारा इसमें चैनल गुस्सा ऐसा हूँ है मैं। कि हमारे चैनल पे हिस्ट्री और एआईसी दोनों देखी जाती है। दोनों हम होता दोनों है, क्लासेस चलाते दोनों हैं। चलाते हैं, लेकिन क्या होता है हिस्ट्री का और एआईएससी दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, इसीलिए दोनों की अलग-अलग फैकल्टीज़ हैं। तो हिस्ट्री और एआईएससी, हिस्ट्री जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता है वो एक अलग लेवल की हिस्ट्री होती है, लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता है वो एक अलग लेवल। तो मुझे लगता है कि अगर आप जो है वो एक अलग हिस्ट्री है, वो इसीलिए इसका सब कुछ अलग है, पूरा फैकल्टी, डिपार्टमेंट, सब कुछ स्टाफ सब कुछ अलग। तो इसलिए मुझे ये कहना है कि क्योंकि इसका मैटर जल्दी नहीं मिलता, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बहुत से लोग इसको हे दृष्टि से देखते हैं। अभी मैं फोटोकॉपी की दुकान में बताया, उन्होंने पूछा काउंसलिंग, मैंने कहा बोले सब्जेक्ट, मैंने कहा आर्कियोलॉजी, कहना अरे जही है खुदाई-वुदाई करी है यही सब है। तो मुझे लगता है कि इस पे अच्छा वर्क करना चाहिए, और हम सब आगे चल के किसी न किसी में सब अच्छा-अच्छा करेंगे। हो सकता है कोई अपने फील्ड पे करे, कोई प्राइवेट करे, कोई सब तो नॉर्मल। तो मुझे भी ये लगता है कि सबको आगे आना चाहिए। हम भी जो भी हमसे हम हमारे जूनियर्स को सपोर्ट होगा वो करेंगे, और जो सीनियर आप लोगों से बने वो हमारे लिए करिए, हम अपने से नीचे वालों के लिए करेंगे। सबको ये सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एएससी में मतलब आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें यूट्यूब पे मिलती हैं। या तो 2.5-2.5 3-3 घंटे के सेमिनार्स मिलेंगे, नो क्वेश्चन, या तो यूजीसी नेट के लेवल की चीज़ें मिलेंगी। नो डाउट इस बार का पेपर जो सिलेबस था वो यूजीसी नेट का मोड था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हम इस चीज़ पे देखना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को नकार देंगे तो फिर दुनिया क्या ही साथ देगी। हम अपने चैनल के माध्यम से जो हो सकेगा हम लोग जरूर करें। आप लोगों ने टॉपर से मिले और टॉपर की बातें सुनी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अगले साल आपको स्कोर करना है हिस्ट्री और एआईएससी में, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि हमारे चैनल हिस्ट्री और एआईएससी की तैयारी करवाते हैं। और आप लोग कुछ बोलना चाहिए हमारे चैनल के लिए? जी देखिए, यही कि आप सभी लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है इनके थ्रू। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस सब यही लोग सब एक बार चीज़ें। एक स्वर में बोल दीजिए। हाँ, सब लाइक लोग करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सालू कैमरामैन शिवम के साथ।